Greetings 12th class political science student. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the new topic, that is consequences of shock therapy. Till the last classes we have seen the disintegration of USSR. We have understood some of the basic reasons for that. And in the last video, what we have understood the meaning of shock therapy. What was that? That the countries which were the part of USSR, they were in the need that yes, there should be something that can give them immediate growth, because now they were thinking that they should have their own individual identity, and because of that they wanted that there should be some developmental parameters by which they can get economic gain. And in the search of the same, they have adopted shock therapy. Right? I think shock therapy is clear to all of you, but shock therapy was not able to give all the results in desired manner, because the countries were not able to get whatever they wanted to achieve. So now what was the result of the shock therapy? That we are going to discuss in today's class. So let us start now. Consequences of shock therapy. The shock therapy administered in the 1990s did not lead the people into the promised utopia of mass consumption. Basically utopia, what is utopia? It means that thing which is not based upon real things, जिसको आप कंसीडर करके चल सकते हो. यूटोपिया मतलब आदर्श एक टाइप से, आइडियल यू कैन से, जो रियल नहीं होता है कंप्लीटली. तो इसने लोगों को ऐसे उस वे में लीड किया ही नहीं जैसे वो लोग चाह रहे थे, जैसे उसके अकॉर्डिंग डिजायर्स थी कि मास कंजम्पशन और सारी की सारी चीजें होंगी, बट इट वॉज नॉट इन द सिमिलर मैनर. Generally, it brought ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region. बल्कि इसके ऑपोजिट क्या होना शुरू हो गया? इसके ऑपोजिट ये हुआ कि पूरी की पूरी इकोनॉमी ही आपकी ruin हो गई. यूएसएसआर वाली कहां तो वो सोच रहे थे that they will be able to get sharp economic growth. That's why it was known as shock therapy, na? Because they wanted to get everything in a quick mode. But all of the things, they were ruined. Economies, you can say, they were completely ruined. Right? In Russia, the large state-controlled industrial complex almost collapsed. अब तक आई थिंक आप लोगों को रशिया का सिस्टम कंप्लीटली क्लियर है कि रशिया में सारी की सारी चीजें दे वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ओनली. चाहे वो इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो इकोनॉमी थी, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. राइट? तो बेसिकली क्या हुआ, जो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी कोलैप्स हो गई. क्योंकि अब क्या चाह रहे हैं, अब किस चीज के रिगार्डिंग डिमांड उठ रही है? इंडिविजुअलिज्म के रिगार्डिंग. और अगर वो डिमांड इंडिविजुअलिज्म के रिगार्डिंग है तो इट मींस अब क्या होगा, स्टेट कंट्रोल चीजें अपना इंपॉर्टेंस खत्म कर देंगी. राइट? एज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर द सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. अब अगर स्टेट देखो कुछ नहीं कर पा रहा है तो बेसिकली क्या होगा, ऑल ऑफ द थिंग्स दे विल गोइंग टू बी प्राइवेटाइज ओनली. है ना? आप इंडिया में भी कुछ ना कुछ सिनेरियो देख पा रहे होगे. आप देख रहे हो कि रेलवे को कैसे हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू डू प्राइवेटाइजेशन ऑफ लॉट ऑफ द थिंग्स. है ना? तो बेसिकली अब क्योंकि हम तो बेसिकली क्यों कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट मोर डेवलपमेंट्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. बट रशिया क्या कर रहा था ऐसा? रशिया क्यों कर रहा था ऐसा? क्योंकि रशिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ruin हो चुकी थी. राइट? इसलिए अब उनको कहीं ना कहीं से तो इकोनॉमी को बूस्ट करना था. तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, अपनी सारी की सारी चीजों को प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कंपनी को सेल करना शुरू कर दिया. राइट? सिंस द रीस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेस एंड नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इट लेड टू वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ इंटायर इंडस्ट्रीज. अब देखो क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्टेट जिसमें पहले सब कुछ स्टेट अथॉराइज्ड चल रहा है, हर एक चीज को डायरेक्ट वहां गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी स्मॉल एंड बिग थिंग्स. अगर ऐसे में आप इतना ड्रास्टिकल चेंज लेके आते हो तो क्या वो चीजें सिस्टमैटिक वे में वर्क कर पाएंगी? इट इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए क्या हुआ, क्योंकि जो रिस्ट्रक्चरिंग करने का काम था ना, बेसिकली यूएसएसआर की कंट्रीज क्या कर रही थी, दे वर ट्राइंग टू रिस्ट्रक्चर द इकोनॉमी स्पेशली. तो ऐसे में जो रीस्ट्रक्चर हो रहा था उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज उसको डायरेक्ट नहीं कर रही थी. ऐसे में क्या होता है, ऐसे में सारी की सारी इंडस्ट्री लगभग वर्चुअली डिसअपियरेंस, गायब ही होना शुरू हो गई, बिकॉज एवरीथिंग
नथिंग वाज गोइंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और इसलिए देखो क्या, और देखो ऐसे में क्या होगा, सारी चीजें बेच दी एक टाइप से, हर एक चीज का प्राइवेटाइजेशन, किसी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए देखो इसको क्या बोला गया, दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लार्जेस्ट गैराज स्केल, मतलब सारी की सारी इंडस्ट्रीज को आपने बेच दिया। हिस्ट्री की सबसे बड़ी सेल इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को कंसीडर किया जाता है, राइट। एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडरवैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रोअवे प्राइसेस। लेकिन देखो अगर सारी चीजें होप पोस्ट थी, है ना, मतलब कुछ भी चीज प्रॉपर मैनर में हो ही नहीं रही थी, ऐसे में क्या हो रहा था, ऐसे में जो बिल्कुल हाईली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी उनको भी अंडरमाइन कर दिया गया, उनको भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। और अगर उनको भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो दे वर आल्सो थ्रो अवे प्राइसेस, मतलब उनको भी औने पौने बोलते हैं ना कि औने पौने प्राइसेस पे उसको बेच दिया, जो प्राइसेस मिले उस पर उसको बेचना शुरू कर दिया। ऐसी चीजें हैपन होना शुरू हुई। दैट्स व्हाट इज नोन एज द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री ना। Though all citizens were given vouchers to participate in the sales, most citizens sold their vouchers in the black market because they needed the money. अब देखो क्योंकि स्टेट भी कहीं ना कहीं, अब देखो लोगों को वाउचर्स दिए गए कि आप भी पार्टिसिपेट करो, सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करो इस पूरी की पूरी सेल प्रोसेस में। बट लोग, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा कि इकोनॉमी पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुकी थी, पीपल वर नॉट हैविंग एनी रिसोर्सेज, उनके पास अपनी एसेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे में उन्होंने क्या किया, जो वाउचर्स उन लोगों को मिले उन्होंने वो वाउचर्स ब्लैक में बेचने शुरू कर दिए, है ना। ऑफ कोर्स अब इंपॉर्टेंस किसका इंक्रीज होने वाला है, जिन चीजों को परचेज कर जाएंगे, जो ब्लैक में खरीदने में कैपेबल हैं, जो लोग, जो कॉमन पीपल थे, उन्होंने क्या किया, दे सोल्ड ऑल ऑफ देयर वाउचर्स इन द ब्लैक बिकॉज दे वर हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, राइट। द वैल्यू ऑफ द रूबल, रूबल क्या है बेसिकली, रूबल इज द करेंसी, है ना, जो रशियन करेंसी है दैट इज नोन एज रूबल। फॉर एग्जांपल इंडियन करेंसी इज रूपी। तो जो रशिया की आपकी करेंसी थी रूबल, डिक्लाइन ड्रामेटिकली, ऑफ कोर्स इंपैक्ट होगा। आप लोग अगर 9th क्लास पढ़ के आए हैं, यू ऑल हैव स्टडीड नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, है ना, आपने देखा वहां कैसे कैसे इकोनॉमी बिल्कुल डाउन पे चली जाती है, कैसे कैसे उनकी जो करेंसी होती है ना, उसकी प्राइसेस कैसे डाउन होते चले जाते हैं। यू हैव सीन ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा वो सारी की सारी चीजें। इन द सिमिलर मैनर अगर किसी कंट्री की पोजीशन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है ना इंटरनेशनल सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो उसकी करेंसी की वैल्यू अपने आप डाउन हो जाती है। यहां भी सिमिलर चीज हैपन हुई। यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी जो रशियन करेंसी रूबल थी उस करेंसी की वैल्यू ड्रामेटिकली डिक्लाइन हो गई। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। अब ऑफ कोर्स क्या है, जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डाउन जाती है तो उसका इंपैक्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर ना एसेंशियल प्राइसेस के, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस हमेशा हाई हो जाते हैं, राइट। ऐसे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़े होंगे ना कि अगर लोगों को 9th क्लास में पढ़ी होंगी, अगर लोगों को एक सिंपल ब्रेड का पैकेट लेने जाना है तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, भर भर के बैग भर भर के उनको पैसे लेके जाने पड़ते थे। याद आ रही है कुछ? तो ये सारी चीजें हमेशा से, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक कंट्री का इंसिडेंट है। जहां पर भी करेंसी की इकोनॉमिक वैल्यू आपकी डीवैल्यूएट होगी ना, उसमें क्या होगा, हमेशा उस करेंसी का इंपैक्ट कहीं ना कहीं सारी चीजों के ऊपर पड़ता है और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है। ऐसे में क्या हुआ, उसकी इन्फ्लेशन, महंगाई मतलब इतनी ज्यादा हाई थी कि लोगों ने अपनी सारी की सारी सेविंग्स खो दी। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। और रशिया में क्या सिस्टम था, बेसिकली रशिया में सिस्टम था कलेक्टिव फार्मिंग का। कलेक्टिव फार्मिंग क्या थी, मान लिया हम सबके पास स्मॉल स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्मॉल स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड को कंबाइन करेंगे और उस कंबाइन पर हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टिवली एग्रीकल्चर करेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है कलेक्टिव फार्मिंग। एंड आफ्टर दैट ऑल ऑफ द प्रोडक्शन जो होगा हम सारे आपस में उसको डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो रशिया का सिस्टम यही था, स्टालिन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्पेशली। तो ऐसे में क्या हुआ, जो उनका ये कलेक्टिव फार्म सिस्टम चल रहा था ये भी डिसइंटीग्रेट हो गया और लोगों के पास फूड की सिक्योरिटी है ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें तो रुइन हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। एंड रशिया स्टार्टेड टू इंपोर्ट फूड। अब देखो एक इतनी बड़ी इकोनॉमी जिसने वर्ल्ड में ये दिखाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि वर्ल्ड में ना सिर्फ 2 ही पोल्स हैं, अब उसकी कंडीशन ऐसी हो रही है कि उसको अब ग्रेन्स भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं।
अनाज दूसरी कंट्री से उसको मंगवाना पड़ रहा है, राइट? द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो व्हाट इट वाज इन 1989। 1989 में क्या हुआ था? बर्लिन वॉल, है ना, बर्लिन वॉल का फॉल डाउन हुआ था। तो इसकी जो इकोनॉमिक 10 ईयर्स पहले थी, तो अब उससे भी इनकी रियल जीडीपी बेसिकली उससे भी बिलो आ गई है, उससे भी कम हो गई है। द ऑयल ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेसेस। जो पूरा का पूरा ओल्ड सिस्टम था ना, ओल्ड स्ट्रक्चर था जिस पर अभी तक यूएसएसआर वर्क करता आ रहा था, वो पूरा का पूरा सिस्टम र्यून हो गया और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। दैट हाउ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट, हाउ दे आर हैविंग द सोल्यूशन फॉर दैट, राइट? सो द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वो सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। अब देखो क्या था, अगर रशिया आपका चल रहा है किसी ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग जिसमें स्टेट कंट्रोल कर रहा है, तो वेलफेयर स्कीम्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगी? वेलफेयर स्कीम्स आपकी डिपेंडेंट होंगी स्टेट के ऊपर, राइट? और अगर स्टेट के ऊपर आपकी वेलफेयर स्कीम्स डिपेंडेंट होंगी तो क्या होगा? सारी की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, राइट? वो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका सोशल वेलफेयर क्या हो गया? सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय हो गया, राइट? The withdrawal of government subsidies pushes large sections of the people into poverty. अब अगर आप बात करते हो रशियन सिस्टम की, तो वेलफेयर आप देख पा रहे हो, तो वेलफेयर स्कीम्स कौन लीड कर रहा था? स्टेट लीड कर रहा था। लेकिन वो वेलफेयर चीजें तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, क्योंकि स्टेट इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो किसी चीज को एक टाइप से कंट्रोल कर सके, गवर्न कर सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? जो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे रखी थी, अब देखो गवर्नमेंट सब्सिडीज कब तक देगी? टिल देन गवर्नमेंट इज इन गुड पोजीशन। अगर गवर्नमेंट की खुद की हालत खराब है तो गवर्नमेंट कैसे आपको सब्सिडी देगी? इट इज रैशनल ना? तो ऐसे में गवर्नमेंट ने जब विड्रॉ, अब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट विड्रॉ करेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की पोजीशन में नहीं है तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे ही नहीं सकती है। ऐसे में क्या हुआ? जैसे ही गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडीज वापस ले ली, तो इसने क्या किया? बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी में धकेल दिया, क्योंकि कई सारे लोग गवर्नमेंट सब्सिडी से बेनिफिट्स गेन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने सब्सिडी वापस ली तो सारे के सारे लोग पॉवर्टी की साइकिल में चले गए। द मिडिल क्लासेस वर पुश टू दी पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी, मतलब बिल्कुल लास्ट लेडर पे आ गए वो लोग सोसाइटी में। पेरिफेरी बिल्कुल ये मान के चलो आउट ही हो गए, सोसाइटी से एक्सक्लूजन होना शुरू हो गया लोगों का। एंड द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड। अब देखो, अगर आज का आप सिनेरियो देख पा रहे हो ना, आज आप लोग क्या देख पा रहे हो? इन आवर कंट्री वी आर हैविंग अ ट्रेंड कि हमारी कंट्री का यूथ अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द यूएस और यू कैन से फॉरेन, है ना, स्पेशली यूएस यू कैन से। क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल और यू कैन से द यंग माइंड्स आर एबल टू थिंक कि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड देम जॉब सिक्योरिटी एंड पॉपुलेशन इज वेरी हाई ऑफ कोर्स। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एटमोस्फियर में आप अगर खुद को स्टैंड नहीं कर पाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसलिए क्या कर रहे हैं लोग? माइग्रेट कर रहे हैं। यही सिस्टम सेम रशिया में हुआ। अब जो इंटेलिजेंट पीपल थे, अब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने इंटेलेक्चुअल्स को, अपने इंटेलिजेंस को अपने पास प्रिजर्व करके रखे, बिकॉज मैन पावर इज द ट्रेजर ऑफ एनी कंट्री, राइट? तो यहां पर भी क्या होना शुरू हुआ? यहां पर भी अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर भी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? माइग्रेट करना शुरू किया, क्योंकि गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू फुलफिल देयर नीड्स, राइट? A mafia emerged in most of these countries and started controlling man economic activities. अब माफिया जैसे of course अब क्या होगा? एंटी सोशल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं पावर गेन करना शुरू कर देंगे। ये हर एक चीज हर एक जगह पे होता है। इट वाज नॉट इन रशिया ओनली, ये हमेशा आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे में अमर्ज होंगे ही होंगे, और वो क्या कर रहे हैं? सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या हुआ? अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। तो नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी टेक स्फीयर इन द प्राइवेटाइजेशन। अब चीजें प्राइवेटाइजेशन की तरफ चेंज हो रही हैं, राइट? अब जब एक ऐसी कंट्री जब आप देख पा रहे हो जिसमें सब कुछ स्टेट कंट्रोल चल रहा है, इवन वो लोग क्या क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, इवन दैट वाज आल्सो डिसाइडेड बाय द स्टेट ओनली। तो क्या ऐसा सिस्टम इतनी इजीली चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा? तो प्राइवेटाइजेशन का भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट ही होगा, राइट? तो प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज। अब प्राइवेटाइजेशन ने और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब कैसे? फॉर सोवियत स्टेट स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। अब ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को बताया जैसे उन्होंने क्या किया था, लोगों को वाउचर्स दिए थे और लोगों ने अपने वाउचर्स को क्या कर दिया? ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग में सेल कर दिया।
क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन कुछ लोग होंगे जो उन सारी की सारी चीजों में भी बेनिफिट्स गेन कर रहे थे, है ना, जो उन सारी चीजों को, जो ब्लैक में उन चीजों को परचेज कर रहे थे, दे वर द रिच पीपल, राइट। ऐसे में क्या है, अब पूरा का पूरा रशिया टू रीजन्स, टू एरियाज में डिवाइड हो गया, एक है रिच और एक है पुअर, राइट। Unlike the earlier system, there was now great economic inequality between people. और अब लोगों में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। पहले तो चलो स्टेट एटलीस्ट लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल कर रहा था, बट अब तो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। तो अब आपको बहुत ज्यादा ना यहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिलेंगी, राइट। The construction of the democratic institutions was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. अब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो आप जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे थे, अब उनका एक टाइप से कंस्ट्रक्शन करना था, क्योंकि पहले सब कुछ स्टेट कंट्रोल था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडिविजुअलिज्म इंक्रीज हो रहा है, राइट, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, वो क्या था, वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी। उसने सेम अटेंशन और प्रायोरिटी दी ही नहीं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को, मतलब वो भी डिजायर्ड फॉर्म में हो ही नहीं पाया। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड most, including Russia, had a strong executive president with the widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak. अब देखो, जब ये अपनी कंस्ट्रक्शन का वर्क करने, अब देखो जब आप हरी में, इसलिए देखो उसको शॉक थेरेपी, शॉक, अब ऑफ कोर्स आप स्लोली शॉक नहीं गेन करते हो, है ना, तो शॉक बिल्कुल एट वंस, इमीडिएटली वो चीजें हो रही थी। जब शॉक थेरेपी लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स ये ना आप लोगों ने पढ़ा था कि वो यूएसएसआर सिस्टम से ना देवर यू कैन से फेड अप नाउ, दे डिड नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ऐसे में वो क्या करना चाह रहे थे, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे। दे वांटेड दैट देयर पॉलिटिकल फॉर्मेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड, रीस्ट्रक्चर्ड, राइट, आप लोगों ने पढ़ा था, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द यूएसएसआर सिस्टम, राइट। तो ऐसे में जब उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया, तो बेसिकली क्या हुआ, उन सब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बड़े हरी में डिजाइन कर दिए, बड़ी जल्दबाजी में। इसलिए देखो कई बार हम लोग बोलते हैं कि हमने 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। वॉज इट रेलिवेंट? इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग चीजें होती हैं सारी की सारी चीजें, क्योंकि आपको 1-2 दिन के लिए पूरी कंट्री को चलाना होता है। ऐसे में जब शॉक थेरेपी थी तो सबको क्या लगा कि इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे में आप क्या करो, बिल्कुल हरी में, बिल्कुल जल्दबाजी में अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। ऐसे में जब वो इतनी जल्दबाजी में वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, ऑफ कोर्स इट विल बी आल्सो नेगेटिव। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जीक्यूटिव को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब देखो हमारी कंट्री में आप लोग देख पा रहे हो, हमारी कंट्री की एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्ड होती है, राइट, लेजिस्लेचर उससे क्वेश्चन पूछ सकती है, बट इन्होंने क्या किया, अपनी एग्जीक्यूटिव को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। और इंक्लूडिंग इवन रशिया ऑल्सो, द प्रेसिडेंट वॉज हैविंग द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स। और सबसे ज्यादा पावर्स किसको दे दी, प्रेसिडेंट को। अब अगर आप एक पर्सन को इतना ज्यादा पावरफुल बनाते हो, तो ऑफकोर्स वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। ये डेमोक्रेसी नहीं, फिर ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ चीजें कन्वर्ट होंगी, राइट। अब देखो यहां क्या हुआ, विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर दैट रेंडर्ड इलेक्टेड पार्लियामेंट्स रिलेटिवली वीक। अब प्रेसिडेंट इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, तो ऐसे में क्या हुआ, जो इलेक्टेड आपकी लेजिस्लेचर थी, पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनकी पावर कहीं ना कहीं वीक होती चली गई। इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट हैड ग्रेट पावर एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी अथॉरिटेरियन। अब देखो, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पावर मेक्स अ मैन करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मेक्स अ मैन करप्ट एब्सोल्यूटली। इन द सिमिलर मैनर, जब आप पावर देते हो, तो फर्स्टली कीप इट इन योर माइंड, उस पावर के ऊपर ना कोई चेक होना चाहिए, कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए। आप लोग स्टडी भी कर रहे हो, इवन देन आपके पेरेंट्स ने आपको फ्री छोड़ा दैट यू कैन ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज, बट उनका कोई ना कोई कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए, सो दैट यू कैन गो इन अ गुड डायरेक्शन, इन अ करेक्ट डायरेक्शन। ऐसे ही अगर प्रेसिडेंट को पावर तो दे दी, बट उस पावर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट क्या बनेगा, ऑफ कोर्स अथॉरिटेरियन, यानी जिसकी पावर्स कोई कंट्रोल ही नहीं होगी एक टाइप से, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान and Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended it for another 10 years.
अब जब आप एक पर्सन को ऑफ कोर्स इतना ज्यादा पावरफुल बनाओगे तो क्या वो पर्सन पावर छोड़ने के लिए कभी खुश होगा? इट्स नेवर पॉसिबल। ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में जो उज्बेकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान थी, ऐसी कंट्रीज के प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, अपने टाइम पीरियड को इंक्रीज करते चले गए। पहले 10 इयर्स के लिए इंक्रीज कर दिया, फिर और 10 इयर्स के लिए इंक्रीज कर दिया। तो मतलब क्या, कैन यू कंसीडर इट वाज बेस्ड अपॉन डेमोक्रेटिक वैल्यूज? नहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा है कि ऑफ कोर्स अथॉरिटेरियन और यू कैन से डिक्टेटरशिप के एलिमेंट्स आपको कहीं ना कहीं विजिबल हो रहे हैं, राइट? दे अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन। अब इट मीन्स अगर वो उन्होंने अपने टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया है तो उन्होंने और चीजें क्या कर दी साथ साथ में कि कोई उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता है। अपोजिशन वाले उनसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हैं, अपोजिशन की पावर स्नैच कर ली। Judicial culture and independence of the judiciary was yet to be established in most of the country। और देखो अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती तो जुडिशरी कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती। दैट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग इन आर्बिट्री फॉर्म, क्योंकि जुडिशरी का तो काम ही यही होता है ना, रेकलेस किसी भी एक्सेसिव कंट्रोल से पावर को प्रोटेक्ट करके रखना। बट यहाँ पे जुडिशरी की पावर ही अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। तो जुडिशरी वाज आल्सो नॉट एबल टू इंटरफेयर इन ऑल दिस काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, क्योंकि सारी कंट्रीज में अभी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस तो एस्टैब्लिश होना बाकी थी, राइट? सो मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमी स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000। फिर क्या होता है, स्लोली कंट्री थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश करती है और 2000 में कहीं ना कहीं वो लोग कोशिश करते कि रिवाइव हो जाए। 10 years after their independence, the reason for the revival for most of the economies was the export of natural resources like oil, natural gas and minerals। अब ये लोग बूस्ट करने की कोशिश करें अपनी इकोनॉमीज को, तो किसके थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू डू इट विद द एक्सपोर्ट ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे उनका ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, मिनरल्स हो गए, इसके थ्रू क्या करें? दे आर ट्राइंग टू रिकवर देयर इकोनॉमी स्पेशली, राइट? अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। ये सारी कंट्रीज अब ऑयल को या फिर नेचुरल अपने रिसोर्सेज को दे आर यूजिंग ऑल देयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज द मीन्स ऑफ देयर डेवलपमेंट, राइट? अदर कंट्रीज हैव गेन बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गेट रेंट। अब देखो मान लिया मेरी कंट्री में, हमारी कंट्री में क्या है, ऑयल के रिसोर्सेज हैं, बट सोचो अगर हमें वो ऑयल के रिसोर्सेज किसी और कंट्री तक लेके जाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी और कंट्री के थ्रू हमें पाइपलाइन को क्रॉस कराना पड़ेगा, राइट? मान लिया हमें भूटान से या फिर नेपाल से क्रॉस करवाना पड़े उसको, तो क्या होगा? नेपाल और भूटान वाले फ्री में तो लेके जाने नहीं देंगे, राइट? तो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू गिव सम मनी फॉर दैट, रेंट मनी फॉर दैट। तो बाकी सारी कंट्री, कुछ तो ऐसी कंट्रीज थी जिसके पास ऑयल और नेचुरल आपके मिनरल्स अवेलेबल थे, लेकिन कुछ ऐसी भी तो कंट्रीज थी जिनके पास नहीं थे, तो वो कैसे रिवाइव करेंगे? अब वो रिवाइव हो रहे थे बाय द रेंट अमाउंट, क्योंकि उनकी कंट्रीज में से वो पाइपलाइन क्रॉस हो रही थी। तो इसीलिए जो नेचुरल मिनरल्स वाली कंट्री है उनको रेंट प्रोवाइड करवा रही थी, और उस रेंट के थ्रू अब आपकी वो वाली कंट्री भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही थी। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज रिस्टार्टेड। अब कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग, चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होनी भी शुरू हो गई, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सारी की सारी चीजें ग्रो होना शुरू हो गई हैं, राइट? आई होप आप लोगों को कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी आपको क्लियर है। लेकिन क्या इनके बाद चीजें पूरी की पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी? विल द यूएसएसआर बी एबल टू स्टेबल? ऑलरेडी मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया, तो क्या रशिया सस्टेन कर जाएगा इतना इजीली, है ना? क्या और भी पार्ट होंगे? वो सारी की सारी चीजें कैसे, अब जो बची हुई चीजें हैं अब उनको कैसे टैकल किया जाएगा? टेंशन, अब कौन से टेंशन और कौन से कन्फ्लिक्शन जिसकी बात नेक्स्ट टॉपिक में हो रही है, that we will discuss in the next video, right? I hope till here everything is clear to all of you. If you are able to understand consequences of shock therapy, so please press the like button and subscribe the channel. We will meet in next video with the next topic. Till then keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.